हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे हम अपनी नितिन सांगवान सर के जो नोट्स थे इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के, इन्हें कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने लेक्चर नंबर 16 प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अब देखिए यहाँ पे शुरुआत करेंगे और टॉपिक रहेगा जनता इंटररेग्नम। तो इसका मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। इंटररेग्नम का मतलब क्या है कि जब ऐसा पीरियड दो टाइम समझ लीजिए जब इस बीच नॉर्मल जो सरकार है वो सस्पेंड रहती है। तो अब ऐसे समझ लीजिए इमरजेंसी वगैरह आई थी, उसके बाद का जो मामला रहा है और वही आप कह लीजिए कि इंटररेग्नम वगैरह हो गया कि मतलब इट इज़ द टाइम व्हेन द नॉर्मल गवर्नमेंट इज सस्पेंडेड फॉर सक्सेसिव रेन। ठीक है, तो इतना मतलब होता है। खैर अब यहाँ पे समझते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के टाइम पे लीडर्स जो बड़े बड़े थे, ऑपोजिशन लीडर्स थे, उन सबको उठा के जेल में डाल दिया था और बाद में रिलीज करा। तो जैसे ही ये लीडर्स रिलीज हुए ऑपोजिशन के, तो अलग अलग तरह के थे, अलग अलग जगह से आ रहे थे। इसमें कि कांग्रेस ओ के थे, कुछ सोशलिस्ट थे, कुछ भारतीय लोक दल वगैरह के थे। तो सारे लोग एक साथ आ गए और एक साथ आके इन्होंने पार्टी बनाई। पार्टी का नाम था जनता पार्टी और ये जनता पार्टी जो है वो इलेक्शंस को जीत भी गई 1977 के इलेक्शंस को। अब इसका जीतने का कारण भी था क्योंकि कांग्रेस की ये इस इमरजेंसी से लोग बहुत ज़्यादा हो गए थे परेशान, काफ़ी वक्त की इमरजेंसी थी और इसलिए भाई साहब ये जीत गई क्योंकि नया एकदम कुछ आया था। लोगों ने सोचा कि अरे मुसीबतों से बच जाएंगे। और मैं आपको अगर सीट वाइज समझाऊं तो 7 सीट्स, 7 सीट जो कि नॉर्थ की थी, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 सीटें जीती थी कांग्रेस। तो आपको लग रहा है इतनी बड़ी बात से देखने में साफ साफ लग रहा है कि एक तरीके से दिख नहीं रहा था लेकिन कांग्रेस का सफाया हो चुका था। अच्छा, बड़ी सरप्राइजिंगली मतलब बड़ी अजीब बात ये लगी कि साउथ की स्टेट्स जो थी, साउथ की स्टेट्स में कांग्रेस की जो परफॉर्मेंस थी वो और ज़्यादा इम्प्रूव देखने को मिली क्योंकि इमरजेंसी जो लगाई गई थी उस वक्त वो साउथ की स्टेट्स में थोड़ा कम सीवियर थी, थोड़ा कम स्ट्रिक्टनेस से, थोड़ी जो प्रॉब्लम्स थी या इम्प्लीमेंटेशन था उसका वहाँ पे तो कम सीवियर था। और साउथ की स्टेट्स में यहाँ पे हम देखें तो 20 पॉइंट प्रोग्राम को भी अच्छे से इम्प्लीमेंट किया गया था। ये सारे प्रोग्राम वगैरह हमने पहले बात करी है। हालांकि जो ये जनता पार्टी जीत तो गई बट इसका मतलब ये नहीं था कि बड़ी आसानी से एक पीएम अपनी गद्दी छोड़ देगा और दूसरे को पावर मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत सारे लोग दौड़ लगा रहे थे, काफी ज्यादा झगड़ा था कई सारे लोगों के बीच में। एक थे उनमें से मोरारजी देसाई, जो तो हर बार ही कह रहे थे कि हमको भाई शास्त्री जी के टाइम पे भी कहा, इंदिरा जी के टाइम पे भी कहा, तो अब तो इनको और चाहिए था कि हमको चाहिए पोस्ट। दूसरे थे जगजीवन राम, ठीक है, और तीसरे थे चरण सिंह, जिसमें देसाई जो है इनको भाई देसाई इमर्ज होकर आए एज अ विनर। अब इन्होंने कहा अब तो दे दो भैया, इतने साल से नहीं दे रहे हो, अब तो भैया हमको पोस्ट दे दो। खैर एक नया सेंट्रल गवर्नमेंट, भाई न्यू सेंट्रल गवर्नमेंट डिसमिस्ड गवर्नमेंट इन 9 कांग्रेस रूल स्टेट। अब देखिए जो कांग्रेस काम कर रही थी वो यहाँ पे करने लगी, अब सेंट्रल में आ गई थी जनता गवर्नमेंट। अब इन्होंने क्या करा कि इन्होंने यहाँ पे जो ऐसी जो 9 स्टेट्स थी जहाँ पे कांग्रेस का रूल था वहाँ पे जो है वो डिसमिस कर दिया गवर्नमेंट को यहाँ पे, और क्या कर दिया भैया, सारा का सारा जो भी यहाँ पे काम करा गया था पुरानी सरकार के द्वारा सब कुछ अंडू कर दिया गया। ठीक है, तो वही वाली बात है कि अब हम जो है अपने अंडर ले लेंगे, अब तो मेरा सर्वे सर्वा राज है और जो पुराना भाई करा गया था कांग्रेस ने वो सब अंडू कर देंगे, वो सब जो है वापस हो गया, खत्म खत्म, वो सब नहीं मान्य होगा। तो ऐसा लोग कर टिट फॉर टैट कर रहे थे। खैर 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने कोशिश करी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था उसे वापस से रिस्टोर करें और साथ में जो पावर है जुडिशियल रिव्यू की वो फिर से लाई जाए। क्योंकि आपको पता है कि जब इंदिरा गांधी के टाइम पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था जिसे हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई थी जो एक तरह से ऑलमोस्ट सारा संविधान ही कहते हैं कि उसमें अमेंड कर दिया गया था। और एक चीज और करी गई थी, जो पावर थी जुडिशियल रिव्यू की वो भी हटा दी गई थी। तो यहाँ पे जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया उसके थ्रू काफी कोशिश करी गई कि जुडिशियल रिव्यू की पावर भी वापस दे दी जाए और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में छेड़छाड़ हुई है उसे वापस से रिस्टोर कर दिया जाए।
अब देखिए जो न्यू पॉलिसी, जो नई-नई पॉलिसीज़ लाई गई सरकार के द्वारा, इन्होंने भई ये यू टर्न ले लिया फ्रॉम अ प्लान्ड अप्रोच ऑफ द अर्लियर गवर्नमेंट। जो पुरानी सरकार ने, जो कांग्रेस ने उस समय प्लान किया था चीज़ें, अब ये जो नई सरकार आई थी, इसने यहाँ पे इससे ही जस्ट ऑपोज़िट अप्रोच अपनी अपनाई। ये मतलब जो वो जिस राह में जो थी, उसे यहाँ पे यू टर्न ले लिया, वो राह पे फॉलो करने की बात नहीं कही। इसने कहा कि भई देखो, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज़्ड प्लानिंग होनी चाहिए, हेवी इंडस्ट्रीज़ को रिप्लेस करा जाना चाहिए कॉटेज इंडस्ट्रीज़ से, और साथ में प्रमोट करिए रिच पीजेंट्री लेड एग्रीकल्चर ग्रोथ फ्यूल्ड बाय जनरस सब्सिडीज एंड शिफ्ट ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम इंडस्ट्री टू रूरल सेक्टर। सीधा इन्होंने रूरल सेक्टर पे ज्यादा ध्यान देने की बात की। इन्होंने कहा कि डिसेंट्रलाइज प्लानिंग करो, ऐसा कुछ करो कि भाई नीचे तक, जड़ों तक, मतलब रूरल एरियाज तक चीजें पहुंचे। साथ में जो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, हैवी इंडस्ट्रीज को रिप्लेस करके कॉटेज इंडस्ट्रीज की तरफ जो है ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। साथ में जो रिच पीजेंट्री लेड एग्रीकल्चर ग्रोथ है, उसे और ज़्यादा प्रमोट करा जाए, उसमें कुछ सब्सिडीज वगैरह देके, ठीक है। साथ में जो शिफ्ट करें रिसोर्सेज का इंडस्ट्री से, अब आप रूरल सेक्टर की तरफ बढ़े। तो ये सारी बातें करी जाने लगी इस नई सरकार के द्वारा। इन्होंने लॉन्च करा एक रेडिकल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। क्या था? फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लाया गया, ताकि यहाँ पे जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है उसे और ज़्यादा इम्प्रूव करें, रोजगार जो है गांव देहात के इलाकों में और दे सके, और साथ में जो गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे भी और ज़्यादा बढ़ाया जा सके। स्पेशली अच्छी तरीके से इसको वेस्ट बंगाल के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया था। साथ में इन्होंने कोशिश करी थी कि हम अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है इसे फिर से रीओरिएंट करें एक जेन्युइन लॉन अलाइनमेंट में। और साथ में यहाँ पे इन्होंने कोशिश करी थी कि अब हम क्या करें, अब हम यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ और यूके की तरफ जाएं और उनसे अच्छे रिश्ते बनाएं, और अपने जो है, जो यूएसएसआर से हमारे रिश्ते हैं, उन्हें मॉडरेट रखें, खराब ना रखें लेकिन नॉर्मल रखें, लेकिन अच्छे रिश्ते अपने यूएस और यहाँ पे यूके के साथ रखना शुरू कर दें। हालांकि यहाँ पे कोई भी फंडामेंटल न्यू विजन नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि नई सोच लेकर आए हों, या भाई इकोनॉमी भी, खासकर इकोनॉमी भी इम्प्रूव नहीं कर पाई थी। फ्लड्स वगैरह, बाढ़ आती गई, सूखा पड़ता गया, इससे सिचुएशन और ज़्यादा खराब होती चली गई, और बजट डेफिसिट और इंक्रीज हो गया। ये मतलब यहाँ पे सरकार के पास रेवेन्यू और भी कम आने लगा, और सरकार के खर्चे और भी ज़्यादा होने लग गए। अब देखिए, जनता गवर्नमेंट एक हेट्रोजेनियस ग्रुप था। अब मैंने आपको बताया ना कि एक नहीं बना, इसमें कांग्रेस वो भी है, ये भी है, वो भी है, कई सारे अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग एक साथ आए थे सिर्फ एक सरकार को हटाने के लिए। तो इस वजह से एक हेट्रोजेनियस, मतलब इसमें कई भिन्न भिन्न प्रकार के लोग थे, अलग अलग जो है अपॉर्चुनिटिस्ट पॉलिटिशियन थे, और इसके अंदर इतने अलग लोग थे। इसने शो करा साइंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन। एक बात बताइए, एक जैसी सोच वाले जब एक साथ रहते हैं, मियाँ बीवी में के अंदर भी जब एक अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे सोच होती है, तो लंबा रिश्ता चलता है। जब जहाँ जो है उल्टा सीधा हुआ तो खटपट खटपट हो गया डिवोर्स। तो भैया यहाँ पे तो इतने सारे सब पावर के लिए जो है लड़ रहे हैं, और इतने सारे अलग अलग लोग, अलग अलग सोच वाले, तो भाई क्या होगा, कितने दिनों तक पास रहोगे, कभी ना कभी तो टूटोगे ना। तो इन्होंने यहाँ पे बीच में भाई आपस ही में टूटना शुरू हो गई है। सोशल टेंशंस वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन था रूरल एरियाज में। और क्या कन्फ्यूजन था कि भैया जो जो नई पॉलिसीज इनके द्वारा लाई गई थी जनता गवर्नमेंट के द्वारा, उसको लेके ये जो गांव वगैरह के इलाके थे, इनमें बहुत कंफ्यूजन था। और ये लोग जो थे वो ऑपोजिट थे पॉलिसीज की, मतलब विच वर ऑपोजिट टू पॉलिसीज ऑफ इंदिरा गवर्नमेंट। फिर समझिए, क्योंकि जो इंदिरा गांधी जी की सरकार की लाई हुई पॉलिसीज थी, और जो ये लोग पॉलिसीज लेकर आए थे, वो जस्ट ऑपोजिट थी, जस्ट ऑपोजिट थी। इमेजिन। तो भैया ऑब्वियस सी बात है कि जो गाँव के लोग हैं वो ऑब्वियसली कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया था। कई सारे लैंडलॉर्ड ने कोशिश करी कि भाई इनकी जो ज़मीन है वापस आ जाए, क्योंकि भाई पहले इंदिरा गांधी ने क्या करा था कि सीलिंग लगा दी थी। तो इन्होंने काफ़ी ज़मींदारों ने कोशिश करी कि वो अपनी जो ज़मीनें हैं वो वापस पा लें। और यहाँ पे जो कम्युनल इंसिडेंट्स थे, हिंदू मुस्लिम भी होना अब शुरू हो गया था बहुत ज़्यादा। खैर, जनता पार्टी जो है वो फंडामेंटल चेंज नहीं ला पाई पॉलिसीज में, है ना, जैसे फ्रॉम दोज परस्यूड बाय द कांग्रेस। और जनता पार्टी जो है ये भी टूट गई, और सरकार जिसे लीड कर रहे थे उस समय मोरारजी देसाई, इन्होंने अपनी मेजॉरिटी खो दी 18 महीने के भी भीतर। बड़ा ही मुश्किल था उस समय भैया सरकार चलाना, देश में इतने भारी भड़कम एक्सपीरियंस की भी सबके पास इतना कोई नॉलेज नहीं थी, कमी भी थी, क्योंकि सारा टाइम तो कांग्रेस ही करके आई हुई थी, तो इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। और साथ में सबको इतना कंट्रोल करना, सिर्फ बदला लेने के चक्कर में आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते थे जनता को इतनी। खैर, मोरारजी देसाई ने यहाँ पे अपनी मेजोरिटी को लूज कर दिया, 18 महीनों के भीतर ही लूज कर दिया। और दूसरी एक सरकार जिसके हेड चरण सिंह थे, इनको यहाँ पे फॉर्म करा गया ऑन द अश्योरेंस ऑफ द सपोर्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी। बट
कांग्रेस पार्टी ने बाद में डिसाइड करा कि हम इनसे सपोर्ट भी ले लेंगे। पहले तो इनको सपोर्ट दिया, बाद में कहा कि हम सपोर्ट भी ले लेंगे, और इसकी वजह से चरण सिंह की सरकार भी जो है वो पावर में नहीं रह पाई। सिर्फ और सिर्फ 4 महीनों के लिए रही है, 4 महीनों के लिए ये सरकार इनकी पावर में रही है। इतनी बात आपको इस कहानी की समझ में आई कि जनता गवर्नमेंट ने क्या किया, कैसे आए। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ आईएएस, एंड इफ यू वांट टू follow me on any other social media platform, link is in the description box. Along with this, if you want to go for one daily real question, you can follow us on Instagram, and if you want to watch these videos on Facebook also, just like the page Sirf and watch these videos there. And if you want to support me in my work, just press the join button and enjoy the various perks also. Have a nice day.